नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू में। यह है आपकी एथिक्स के स्टडीज की वीडियो सीरीज कक्षा नंबर 6 6th क्लास। इससे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर की हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि केस स्टडी क्या होते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको अपने अनुभव से 4 सलाह दिए हैं, जिसके लिए कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर जहां तक हो सके फॉलो करें, आपको फायदा मिलना चाहिए इसका। फिर हम लोगों ने एक एथिक्स के केस स्टडी के मूलभूत संरचना क्या होती है उत्तर लिखने की, उसको समझा। इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक हमने सारे 9 भागों को देखा कि आपका सोचने की जो प्रक्रिया है वो कैसे प्रवाहित होनी चाहिए, किस धारा में बहनी चाहिए। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में ये भी देखा कि एक सिविल सर्वेंट में, एक सिविल सेवा अधिकारी में क्या क्या मूल्य होने चाहिए। और नोलन कमेटी जो ब्रिटेन में बनी थी, नोलन कमेटी जो ब्रिटेन में बनी थी, उसने सिविल सेवा अधिकारियों के लिए 7 आधारभूत मूल्यों की सूची दी, जिसका मैंने आपको शॉर्ट में नाम बताया था हिज ओला ओ। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड ओपननेस। ये 7 हम लोगों ने देखी था पिछले क्लास में। ठीक है, ये जो 7 के 7 वैल्यूज हैं, ये आपका नोलन कमिटी ने दिया। ये यूके के हिसाब से, ये यूके के हिसाब से, इंग्लैंड के हिसाब से। लेकिन भारत में क्या इन्हीं 7 वैल्यूज को हम मान लें कि यही 7 फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं सिविल सेवा के? ऐसा जरूरी नहीं है। हम और भी कुछ मूल्यों को जोड़ सकते हैं, कुछ मूल्यों को घटा सकते हैं। भारत में एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग है, कार्मिक विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। आप जब आईएएस बनेंगे, आपका सारा ट्रांसफर, पोस्टिंग, आपके प्रमोशन वगैरह सब डीओपीटी से ही होंगे। आपके लिए वो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा। और डीओपीटी सीधा पीएमओ के अंदर आता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो कंट्रोल करता है डीओपीटी को। तो डीओपीटी ने भी अपने कई सारे रिपोर्ट्स में उल्लेख किया है कि सिविल सेवा अधिकारियों में क्या क्या मूल्य होने चाहिए। मोटा मोटी तो वही 7 मूल्य हैं जो नोलन कमेटी ने कहा, लेकिन 1-2 जोड़ घटाव होते रहते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं 7 मूल्यों को हमेशा फाउंडेशनल वैल्यूज मानकर चले। आपको ये लेकिन जरूर पता होना चाहिए कि किन किन मूल्यों की आवश्यकता होती है सिविल सेवा में। उन मूल्यों को भले ही नोलन कमेटी ने दिया हो, या फिर उन मूल्यों को डीओपीटी दे, या फिर उन मूल्यों को कोई कमेटी बना दे सरकार, वो उल्लेख करे। ठीक, तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ मूल्यों की व्याख्या करते हैं आज के क्लास में, जो कि एक सिविल सेवा अधिकारी के लिए, या इवन जो सर्विंग पॉलिटिशियन है, या कोई भी ऐसा इंसान जो कि जन सेवा में लगा है, उसके लिए जरूरी है। इस क्रम में सबसे पहला आता है आपका सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क एक डिस्कशन ही है, अभी क्लास में आपको इसके आंसर समझ में भी आ जाएगा, बट आपके एथिक्स पार्ट 1 के लिए इट कैन बी अ गुड क्वेश्चन ऑल्सो। आपके लिए सवाल ये है कि you have to tell me the difference between justice and equality. Justice मतलब न्याय, equality मतलब बराबरता। आपको बताना है कि इन दोनों मूल्यों में क्या अंतर है, और आपको ये भी पता होगा कि ये दोनों के दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं सिविल सर्वेंट के। तो न्याय या बराबरता या फिर समानता में क्या अंतर है। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए,
न्याय जो है वो समानता से ज्यादा बड़ा टर्म है। न्याय एक और भी अच्छा गुण है, एक और बड़ा टर्म है एज कंपेयर टू इक्वालिटी। जैसे आइए आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन का ही एग्जांपल लेके आपको इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्लियर करता हूं। मान लीजिए यूपीएससी में देयर इज नो रिजर्वेशन, देयर इज नो रिजर्वेशन मतलब कोई एससी एसटी कैटेगरी, कोई ओबीसी, कोई ईडब्ल्यूएस कुछ भी नहीं है, कोई भी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कि जितने लोग अपीयर हो रहे हैं इस एग्जाम में, जितने लोग इस परीक्षा को लिखने जा रहे हैं, सभी समान स्तर पे खड़े हैं, सभी को बराबर मौका मिल रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ये समानता का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए कि यूपीएससी में अफर्मेटिव एक्शन होता है, मान लीजिए कि यूपीएससी रिजर्वेशंस देती है टू एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एटसेट्रा। इसका मतलब कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो, और जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है वो, इनको बराबर का मौका तो नहीं मिल रहा। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को रखा जाता है एट अ हायर पेडेस्टल देन यू आर। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वगैरह पहले अपनी जिंदगी में या भारतवर्ष के इतिहास में पहले किसी न किसी एक्सप्लॉयटेशन, किसी न किसी अत्याचार के शिकार थे। तो पहले जो अत्याचार हुआ उसके असर को बराबर करने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, इसीलिए इनको अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है। तो ये जो अफर्मेटिव एक्शन है, सकारात्मक एक्शन है, सकारात्मक कदम है, इसकी वजह से इन लोगों के साथ न्याय होता है कि आपको सदियों सताया गया, आपको सदियों परेशान किया गया, इसीलिए आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव, अफर्मेटिव एक्शन दिया जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। आपको क्लियर हुआ क्या अंतर होता है जस्टिस और इक्वालिटी के बीच में? अब आप लोग इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, है ना। इक्वालिटी का मतलब कि सभी को बराबर रखना, जस्टिस का मतलब कि उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उनके साथ पहले जो दुष्कर्म हुआ हो या उनके साथ पहले जो कुकर्म हुआ हो उसके असर को खत्म करने के लिए उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, उनको सकारात्मक तरीके से आगे रखना, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। ये अंतर होता है जस्टिस और इक्वालिटी का। ये आपका एथिक्स पार्टी के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, उसी तरह से मान लीजिए कि अगर ट्रांसजेंडर्स हैं या स्पेशली एबल्ड पीपल, दिव्यांगजन है, डिसेबल्ड ना बोलिएगा आप लोग एथिक्स के पेपर में भूल के भी, आप लोग जब भी लिखिएगा स्पेशली एबल्ड लिखिएगा या फिर दिव्यांगजन लिखिएगा। डिफरेंटली एबल्ड भी चलेगा बट डिसेबल्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं करिएगा, हमेशा पॉजिटिव टर्म्स का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग जब सिविल सेवा अधिकारी बनेंगे और आपको जब जनता को संबोधित करना होगा तो आपके एक एक अक्षर का, आपके एक एक शब्द का बहुत असर पड़ता है जनता के ऊपर। अगर आप डिसेबल्ड बोलेंगे तो आपसे जो बच्चे सुन रहे होंगे वो भी डिसेबल वर्ड ही बोलना शुरू करेंगे। अगर आप दिव्यांगजन बोलेंगे, डिफरेंटली एबल्ड बोलेंगे, स्पेशली एबल्ड बोलेंगे, तो ये पॉजिटिव टर्म्स दुनिया में जाएंगे, तो आपके आसपास के लोग और पॉजिटिव टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दिव्यांगजन जो टर्म है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, स्पेशली एबल्ड टर्म उन्होंने यूज करना शुरू किया, एटलीस्ट टू माय नॉलेज। इन चीजों का असर पड़ता है। आइए, क्योंकि जस्टिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहता हूं इस बारे में। आप लोगों ने गांधी जी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या आप लोगों ने गांधी जी टैलिस्मैन, गांधी जी की ताबीज, इसके बारे में सुना है? गांधी जी की ताबीज के बारे में सुना है? गांधी जी टैलिस्मैन एनसीईआरटी बुक के पहले पेज के पीछे साइड पे लिखी रहती है।
मैंने भी बचपन में कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, लेकिन जब एथिक्स पेपर पढ़ना पड़ा तब पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है टैलिस्मैन को, ये सिर्फ एक पैराग्राफ जितनी लंबी चीज है, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको इसकी खूबसूरती का अंदाजा होगा। क्या कहता है ये टैलिस्मैन? गांधी जी टैलिस्मैन ये कहता है कि जब भी आपका वहम आपके ऊपर भारी हो रहा हो, या आप किसी शंका की अवस्था में हो, आपको शक हो रहा हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या लेना चाहिए, अगर आप किसी दुविधा में फंसे हैं, इफ यू आर इन एथिकल डिलेमा, अगर आप किसी धर्म संकट दुविधा में फंसे हैं, तो आप ये करिए कि आप सबसे ज्यादा गरीब और परेशान व्यक्ति जिसका चेहरा आपने देखा हो, उस चेहरे को याद कीजिए। सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति जो आपने आज तक देखा हो, मजबूर जिसे कहते हैं। जैसे हो सकता है आपने किसी भिखारी को ऐसा देखा हो सकता है आपने किसी को देखा हो अपने घर के आसपास, मंदिर के बाहर, किस्मत का मारा हो, भिखारी हो। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है तो उसकी शक्ल को याद कीजिए, ठीक। फिर अपनी आंखें बंद करिए और ये सोचिए कि आप जो कदम लेने जा रहे हैं, क्या इससे उस व्यक्ति को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या आपके इस कदम से उस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आएगी या वो और ज्यादा परेशान होगा? जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वहम खुद ही दूर हो रहा है। दुविधा के जो बादल घेरे हुए थे आपको खुद ही छट रहे हैं। ये कहता है गांधी जी का टैलिस्मैन। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप इसका यूज कर सकते हैं तो जस्टिफाई योर कोर्स ऑफ एक्शन इन केस स्टडीज। आप इसका यूज एसेज में भी खूब कर सकते हैं। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। गांधी जी की ताबीज। आइए नेक्स्ट आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं मैं। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अमेरिका के, जॉन रॉल्स, 1970s में बहुत ज्यादा फेमस हुए, अमेरिकन है। इन्होंने एक जस्टिस थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने एक जस्टिस थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं क्या चीज है। ऐसे मोटा मोटी इनकी जस्टिस थ्योरी है, वो भी गांधी जी के टैलिस्मैन के बराबर ही है। इनकी जस्टिस थ्योरी में इन्होंने ये चीज कहा था कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी कदम लेती है, वो लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि इस कदम को लेने से जो गरीब लोग हैं उनके हालात बेहतर होंगे या नहीं। अगर बेहतर होंगे तो वो कदम बिल्कुल ठीक, अगर हालात और खराब हो जाएंगे उन गरीबों के तो ये कदम बिल्कुल गलत। और अगर उन गरीबों की हालात ज्यों की त्यों बनी रहेगी तो भी ये कदम को ठीक माना जा सकता है। मतलब एनी गवर्नमेंट पॉलिसी शुड मेक पुअर पीपल बेटर ऑफ और लीव देम एज दे आर, बट इट शुड नॉट मेक देम एनी मोर वर्स ऑफ। मतलब उनकी हालात और ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। ये जस्टिस थ्योरी जॉन रॉल्स का कहना था। अब इनकी जस्टिस थ्योरी में 3-4 कंपोनेंट हैं, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, डिटेल में आगे भी डिस्कस कर लेंगे। अभी देखिए, एक है इनका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, फिर एक है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ डिफरेंसेस, एक है आपका रिफ्लेक्टिव, आप लोग भी लिखते जाइए इसको, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, और एक है आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस। मैं आपको मोटा मोटी बताता हूं कि इसमें क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी पे आते हैं पहले कि ये क्या है। जॉन रॉल्स का कहना है कि समाज में हर नागरिक, हर व्यक्ति के पास एवरीवन, बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, फिजिकली डिसेबल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति के पास कुछ सर्टेन बेसिक मिनिमम राइट्स तो होने ही चाहिए। जैसे भारत के हर नागरिक के पास राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19,
राइट टू प्राइवेसी एंड लाइफ है आर्टिकल 21। जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारत के हर नागरिक के पास हैं। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, समानता। भारत के हर नागरिक के पास या समाज के हर एक इंसान के पास एक सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ राइट्स तो होने चाहिए जो बिल्कुल बराबर हो। इन राइट्स के बेसिस पे डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, इन राइट्स में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे भारत का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, ऐसा आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 19 ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन इंडिया दिया है, ये सभी नागरिकों को बराबर दिया है, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं किया। सिमिलरली आर्टिकल 20 हो, 21 हो या आर्टिकल 25, 26 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो हो, इसने भारत के सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिया है, किसी को डिफरेंशिएट नहीं किया कि इसको ये अधिकार ज्यादा दो तो उसको कम दो। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, समानता। मतलब भारत का हर नागरिक कुछ अधिकारों के मामले में बिल्कुल समान है, समानता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। ठीक, लेकिन देखिए कुछ कुछ देशों में इस डॉक्ट्रिन को भी फॉलो नहीं किया जाता। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा म्यांमार में क्या हो रहा है, रोहिंग्यास को मारा गया, भगाया गया, वहां रोहिंग्यास को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी भी फॉलो नहीं कर रहे। सिमिलरली श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट सिन्हालीज लोग हैं वो तमिलियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। समाज में इक्वल ट्रीटमेंट हो ना हो बात की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल ट्रीटमेंट है कि नहीं, वहां तो वो भी नहीं है, तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी फेल कर जाता है। ठीक, राइट। नेक्स्ट आइए, डॉक्ट्रिन ऑफ डिफरेंसेस, असमानता का सिद्धांत। ये बेसिकली ये कहता है कि समाज में कई सारे लोग होते हैं, हर इंसान का अलग अलग दायित्व होता है, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए हर इंसान का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग किरदार होता है समाज में। इसीलिए उनके बीच में अलग अलग राइट्स हो सकते हैं, उनके राइट्स के डिस्क्रिमिनेशन किए जा सकते हैं। जैसे इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप आईएएस आईपीएस को ले लीजिए, ये सिविल सेवा अधिकारी हैं। ठीक, आईएएस आईपीएस या कोई भी सिविल सेवा अधिकारी हो, उसके ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ लगाम होते हैं। जैसे कोई भी आईएएस आईपीएस या कोई भी सिविल सेवा अधिकारी सीधा सीधा सरकार की किसी भी नीति के विरुद्ध नहीं बोल सकता है जनाधिकार मंच पे। मतलब आप पब्लिक में सरकार की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये रोक है आपके ऊपर, ये लिखा गया है आपके कंडक्ट रूल्स में, आपकी आचार संहिता में ये सब लिखा गया है कि आप अगर सिविल सेवा अधिकारी हैं तो आप सरकार की किसी नीति के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं पब्लिक में। जैसे मान लीजिए कल को आप आईएएस बनते हैं और आपको किसी पब्लिक इंटरव्यू में बुलाया जाता है, बहुत सारे लोग बैठे हैं सुनना चाहते हैं आपको, और आपसे पूछा गया डीमोनेटाइजेशन के ऊपर और आपने खूब क्रिटिसिज्म कर दिया डीमोनेटाइजेशन का, जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे द हिंदू पेपर पढ़ के, वो सारा उगल दिया, खूब क्रिटिसाइज कर दिया, तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि समाज में अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, इसीलिए हर इंसान के अधिकार बराबर नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ अंतर रहेंगे। एक सर्टेन बेसिक मिनिमम सेट जो है वो तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी में आ ही जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल सेट ऑफ राइट्स है उसमें अंतर आएगा। दैट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ डिफरेंसेस। It arises because of different responsibilities and roles of people in a given society. ठीक, ओके। उसके बाद आता है आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस।
अब देखिए इसमें क्या कहते हैं जॉन रॉल्स, इसमें ये कहते हैं कि आप अपना कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो आप कुछ देर के लिए खुद से दूर कीजिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि आप जो है आप वही हो करके डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूं और क्लियर होगा। मान लीजिए कि आपको यूपीएससी एग्जाम में रिजर्वेशन की पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लेना है कि रिजर्वेशन दिया जाए या ना दिया जाए। आपको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ये निर्णय लेना है कि आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए। जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि आप पहले अपने आप को खुद से दूर कीजिए और अपने आगे एक पर्दा लगा लीजिए। अपने आंखों के सामने आप एक पर्दा लगा लीजिए। उसके बाद आप ये सोचिए कि आपका जन्म एक SC/ST घराने में भी हो सकता है या फिर एक UR कैटेगरी घराने में भी हो सकता है। ठीक? आप ये मत सोचिए कि आप आज की डेट में क्या हैं, वेदर आप SC/ST हैं या फिर आप UR कैटेगरी के घर के मेंबर हैं। आप वो मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपका जन्म किसी भी घराने में हो सकता है। ठीक? तो अब आप सोचिए कि ये रिजर्वेशन की पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर आपका जो डिसीजन आएगा दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एज व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अपने आंखों के सामने आप एक पट्टी लगा लीजिए या खुद को आप एक पर्दे के पीछे ले जाइए और फिर सोचिए। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो आप इग्नोरेंस की तरह डिसीजन मत लीजिए, आप जानकारी के अभाव में डिसीजन मत लीजिए। आप ये देखिए कि पास्ट बैकग्राउंड क्या रहा है, आप ये देखिए कि आपके पास क्या क्या जानकारियां उपलब्ध है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। ठीक है। फाइनली आप आइए रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम पे। ये कुछ नहीं होता, ये चीज होती है कि समाज में किसी भी मुद्दे पे जब निर्णय लेना हो तो कई सारे लोगों के अलग अलग मत होते हैं। तो जो कॉमन मीटिंग ग्राउंड है जहां पे कि सभी लोग आकर के एग्री हो जाए कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है सभी लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे आने के लिए डिस्कशन करना जरूरी होता है। सभी लोगों को अपना अपना विचार खुल के प्रकट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब आप देखिए ये जो वैल्यू है आपका जस्टिस, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, या सोशल जस्टिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपको डे टू डे बेसिस पे बहुत छोटी छोटी चीजों से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीजों में लोगों के साथ न्याय करना है। आपकी हर एक गतिविधि, आपका हर एक कार्य ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लेके उनके साथ न्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय हो रहा है। जैसे मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने एक इंटरव्यू लिया है आशा वर्कर के पोस्ट के लिए। ठीक है, पोस्ट एक ही है लेकिन आपके सामने दो महिलाएं आई जो कि इक्वल मेरिट की हैं, बराबर डिजर्व करती हैं। एक महिला मिडिल क्लास से है जिसका हस्बैंड भी कमाता है और एक महिला बिल्कुल गरीब है और सिंगल है, यही कमाती है और इसके बच्चे भी हैं। अब दोनों मेरिट बेसिस पे बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। अब आपको डिसाइड करना है किसको लें। दोनों बिल्कुल बराबर है मेरिट बेसिस पे, तो आप किसको लेंगे? मिडिल क्लास वाले को लेंगे या पुअर सिंगल लेडी को लेंगे? ऑब्वियसली आप पुअर सिंगल लेडी को ही लेंगे। क्यों लेंगे? इसलिए लेंगे क्योंकि ऐसा करके आप समाज में न्याय को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। आपके इस उदाहरण से लोगों को और बल मिलेगा न्याय पूर्वक सोचने का। अगर आप इस मिडिल क्लास की लेडी को लेते हैं, इसका हस्बैंड कमा रहा है, ये भी कमाएगी, इसको ऐसी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये मिडिल क्लास लेडी को जैसे ही पोस्ट मिल जाएगी, ये पुअर सिंगल लेडी तो और भी ज्यादा पुअर हो जाएगी। तो सरकार की नीति कैसी होनी चाहिए कि जो गरीब है या तो उसके हालात इंप्रूव हो
या ज्यों के त्यों बने रहे, खराब और नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हालत और खराब हो जाएंगे अगर आप मिडिल क्लास लेडी को चुन लेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पुअर सिंगल लेडी को लें। हाँ, प्रोवाइडेड कि मेरिट में दोनों अगर बराबर हो तो। अगर मेरिट में बराबर नहीं है और फिर भी अगर आप फेवर दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड जस्टिस। वो फिर जस्टिस नहीं है, या वो डिबेटेबल जस्टिस है, उस पर बहस हो सकती है कि आपने जस्टिस ठीक से नहीं करा। ठीक, इसे कहते हैं जस्टिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब आजकल एक और टर्म काफी चल रहा है, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द सोशल जस्टिस डन बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटी, और कुछ भी नहीं। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं अपने ड्यूटी के कोर्स में, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को घर अलॉट करने बैठे हैं, आप एक सिविल सेवा अधिकारी हैं, आप लोगों को घर अलॉट करने बैठे हैं। आपके पास एक औरत आती है जिसको पिछले साल घर अलॉट हुआ था, और वो आके आपसे ये कहती है कि साहब जो घर आपने पिछले साल अलॉट किया था वो किसी गुंडे ने मेरे से हथिया लिया, अब आप मुझे एक नया घर दे दो। आप उसको नया घर दे सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा घर भी है, तो क्या आप उसको नया घर दे देंगे? या जो उसका पुराना घर जिस गुंडे ने हथिया लिया उस घर को खाली करवाएंगे और इस औरत को उसी घर में भेजेंगे? ऑब्वियसली आप उसका पुराना घर खाली करवाएंगे और इस औरत को उसी घर में भेजेंगे। दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, प्रशासनिक न्याय। आपकी ड्यूटी है, आपने इस ड्यूटी के कोर्स में सोशल जस्टिस अगर किया, दैट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। तो जस्टिस का कॉन्सेप्ट यही होता है। अब जस्टिस के बाद आगे चलते हैं, लेट अस गो टू वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको कल्याण, जन कल्याण, जन कल्याण, जन कल्याण, दैट इज कॉल्ड एज योर वेलफेयर। ठीक, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बीइंग अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सरकार का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोगों का कल्याण करे, लोगों का उत्थान कर सके। जैसे लोगों को बिजली, पानी, घर, सड़क, इन सुविधाओं की कमी ना हो, लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी जो भी एक्टिविटी होगी दैट शुड अल्टीमेटली कॉज वेलफेयर इन सोसाइटी। आप अगर सिविल सेवा अधिकारी हैं तो आप जो भी गतिविधि करें, जो भी निर्णय लें अपने ऑफिस में, उसकी वजह से जनता का हमेशा कल्याण ही होना चाहिए। ठीक, इसमें आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने भारत के संविधान में ये देखा है, डीपीएसपी, नीति निर्देश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देश जो दिए गए हैं पार्ट 4 में, आई थिंक आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, दीज टॉक अबाउट वेलफेयर स्टेट। आप लोगों ने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी होगी, उसमें देखिएगा दीज टॉक अबाउट वेलफेयर स्टेट, एक ऐसा सरकारी ढांचा जो कि लोगों का कल्याण करता हो। ठीक, आप देखिएगा वेलफेयर स्टेट कौन सा स्टेट होता है जो कि लोगों का कल्याण करे, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को घटाने की कोशिश करे, लोगों के बीच में सामाजिक समरसता को बढ़ाने की कोशिश करे। दिस इज कॉल्ड एज योर वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर ऑफ पीपल। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आइए एक आईएएस अधिकारी की जिंदगी से, जीवनी से एक उदाहरण लेते हैं। नाम है इनका श्री कुंदन कुमार। ये है आईएएस बिहार कैडर के, और बिहार में बांका नाम का एक जिला है वहां के, अभी का तो नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन बिहार के बांका जिला के ये आईएएस थे, कलेक्टर।
बांका जिला में एजुकेशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स ये थे कि लोग प्रॉपरली क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब था, टीचर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए बहुत टाइम और पैसे की जरूरत होती है। इसके अलावा जो आपके ओवरऑल एजुकेशन का जो एनवायरनमेंट था वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं था। श्री कुंदन कुमार ने वेलफेयर के लिए क्या किया? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं दैट एजुकेशन, शिक्षा की जरूरत होती है जन कल्याण के लिए। शिक्षित लोग जन कल्याण करने में अच्छे भागीदार बन सकते हैं। अगर आप लोगों को शिक्षित कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जन कल्याण के लिए एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो किया वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने जो किया उसको बहुत ज्यादा सराहा भी किया और अब तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी बन चुका है। इन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट उन्नयन बांका। आप लोग इसके बारे में जरूर एक बार पढ़िएगा ऑन द इंटरनेट। इसमें है क्या, एक बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग इन्वायरमेंट बनाया गया। एक ऑनलाइन टीचिंग इन्वायरमेंट बनाया गया जिसमें कि कहीं भी बैठा कोई भी टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। कहीं भी बैठा, यूजिंग इंटरनेट, कहीं भी बैठा कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है किसी भी टीचर से। पीको प्रोजेक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया क्लासरूम में। इस प्रोजेक्ट को बहुत सराहा गया। बाद में ये प्रोजेक्ट बढ़ के हो गया इकोवेशन नाम से प्रोजेक्ट बन गया और इसमें कई सारे IITians, NGOs, कई सारे लोग इसमें जुड़ते गए। और आप लोगों को पता होगा कि 21 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? जब आप सिविल सेवा अधिकारी बनेंगे, you will come to know 21 April is celebrated every year as Civil Services Day. As Civil Services Day. ठीक, इस दिन आपको बुलाया जाएगा विज्ञान भवन दिल्ली में। 2 दिन का कार्यक्रम होगा और एंड में खुद प्राइम मिनिस्टर आएंगे आपसे बातें करने, आपको लेक्चर देने। इसी दिन 21 अप्रैल को हर साल प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पूरे देश में प्रशासन में क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे काम हुए उन सब की सूची बना करके अवार्ड दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट इकोवेशन या उन्नयन बांका को नॉमिनेट किया गया था। आप लोगों को इसका एग्जाम्पल DOPT वगैरह की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। मेरे हिसाब से वर्ष 2017 या 18 की बात होगी जब इनको नॉमिनेट किया गया। इसका एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं क्योंकि शिक्षा करने से या शिक्षा देने से जन कल्याण होता है। इन्होंने वो काम किया। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वीक है, स्कूल में अगर बच्चे नहीं आ सकते, टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप शिक्षा को जाने देंगे? फिर जन कल्याण होगा कैसे? उसके लिए जरूरी है शिक्षा का होना, शिक्षा अच्छे से देना। इसीलिए उन्होंने एक कदम उठाया। और आप भी जब सिविल सेवा अधिकारी बनेंगे तो आपकी हर गतिविधि, आपके हर निर्णय की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय वेलफेयर। आपका भी एटीट्यूड वेलफेयरिस्टिक ही होना चाहिए, कल्याण की ओर, है ना। संस्कृत में एक श्लोक है ना जिसके लास्ट में आता है माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्, मतलब सभी लोग सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, मतलब किसी को कोई रोग ना हो और सभी लोग अपने जीवन को सुखी सुखी जिए, कभी किसी को कोई दुख ना हो। तो उसे कहते हैं वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
दैट इज वेलफेयर। और डीपीएसपी जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डिनोट्स वेलफेयरिस्टिक एटीट्यूड, जैसे लोगों को मुफ्त में लीगल एड देना, मैटरनिटी रिलीफ, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क। इस तरह के जो नीति निर्देश दिए गए हैं हमारे संविधान में, ये हमारे देश को, भारत को कल्याण की ओर खींचने के लिए दिए गए। ठीक, आइए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट इज योर कंपैशन। अब देखिए कंपैशन में क्या होता है। कंपैशन वर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आपको 3 टर्म्स देता हूं जो कि आपके एथिक्स पेपर ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन ठीक, इन तीनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपको जानना जरूरी है आपके एथिक्स पार्ट ए के लिए, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। उसमें ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि इन तीनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले आप देखिए एम्पैथी क्या होता है। एम्पैथी इज अ फीलिंग जो कि आपको आती है दूसरे के सिचुएशन को देख करके। दूसरे के सिचुएशन को देख करके, मतलब जब आप दूसरे को देखते हैं तो आप क्या फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। बेसिकली एम्पैथी इज, आप लोग चाहें तो इसको लिख लें, एम्पैथी इज द एबिलिटी, एम्पैथी इज द एबिलिटी to put yourself in the shoes of the others, to understand their feeling, दूसरे की भावनाएं क्या हो रही हैं उसके मन में, इसको समझने की कला, that is called as empathy। ठीक, सामने वाला दुखी हो सकता है, सामने वाला खुश हो सकता है, सामने वाला गुस्सा हो सकता है, सामने वाला परेशान हो सकता है। तो क्या आप सामने वाली की फीलिंग को समझ पा रहे हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आर यू एबल टू कनेक्ट विद हिज और हर फीलिंग्स? दैट इज व्हाट एम्पैथी इज ऑल अबाउट। The ability to put yourself in the shoes of the others to understand their feeling, that is what empathy is। ठीक, कई बार डाउट ये होता है कि एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपैथी जो है ये सहानुभूति होती है, ये होती है सहानुभूति। सहानुभूति कब होती है आपको किसी से? तब होती है जब सामने वाले को कोई दुख हो, सामने वाले को कोई परेशानी हो, मतलब फीलिंग ऑफ पिटी और सॉरी फॉर समवन else's पेन और लॉस। मान लीजिए आप पे कोई जान पहचान का इंसान, उससे घर में कोई हादसा हो गया, तो उसको दर्द हो रहा है, ठीक, और उसके दर्द को देख के आपको अगर दया भाव आता है, अगर आपको सहानुभूति होती है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपैथी। तो ये जो है सिंपैथी, इट इज बेसिकली एम्पैथी फॉर sorrow, या एम्पैथी लिमिटेड ओनली टू द फीलिंग ऑफ sorrow, दैट इज कॉल्ड एज सिंपैथी। एम्पैथी खुशी के लिए भी हो सकती है, बट सिंपैथी सिर्फ और सिर्फ गम के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉरो के लिए होगा, पेन या लॉस के लिए होगा। जैसे कई बार ऐसा होता होगा कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपने गाड़ी के बाद किसी भिखारी को देखा, उसका एक पांव टूटा हुआ है, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, तो आपको दर्द होगा देख करके,
अब अपने बगल वाले जो बैठा हुआ गाड़ी में आप उसको बोलेंगे कितनी बुरी हालत है बेचारी की, बस ये बोल के अगर आप आगे निकल गए, इसका मतलब कि आपने सिंपैथाइज किया उसकी सिचुएशन के साथ, आपने सिंपैथी दिखाई है उसको। दैट इज व्हाट द फीलिंग ऑफ सिंपैथी इज। ठीक, आपने किया कुछ नहीं, आपने बस अपने भावनाओं को दिखाया, या अगर आपने फील किया अपने अंदर कि हाँ मुझे दया आ रही है इसकी हालत पे, दैट इज कॉल्ड एज सिंपैथी। लेकिन फिर कंपैशन क्या है? देखिए, जब आपके अंदर सिंपैथी की फीलिंग आएगी और उसके बाद अगर आप कोई कदम उठाते हैं, अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, अगर आप कोई निर्णय लेते हैं हेल्प करने किसी की और आप हेल्प कर देते हैं, मतलब यू एक्चुअली टेक सम एक्शन to help someone for whom you have sympathy, that is called as compassion. So compassion is action plus sympathy. ठीक, compassion is action plus sympathy, मतलब सामने वाले की बुरी हालत को देखकर, सामने वाले की खराब हालत को देखकर आपको पहले सहानुभूति हुई, फिर आपको लगा आपको कुछ करना चाहिए और आपने कुछ कर दिया, मतलब यू टुक सम एक्शन, देन दैट इज कॉल्ड एज कंपैशन। सो कंपैशन इज एक्चुअलाइजेशन ऑफ सिंपैथी इन सम एक्शन फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। इट इज बेसिकली एक्चुअलाइजेशन of sympathy to make things better. To make things better. That is what sympathy is. Okay? That is what sympathy is. Sympathy plus actualization will make it compassion. इसे कहते हैं करुणा भाव। आपको दया आ रही है और आपने अगर कुछ किया, then that is called as compassion. You are being compassionate. ठीक, क्लियर है? जैसे अगर आप गांधी जी का एग्जांपल लें, गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पे। जब इंडिया आए तो वो सीधा सीधा पॉलिटिक्स में नहीं कूद गए, उन्होंने पहले भारत देश को समझना चाहा। उन्होंने चाहा कि पहले पूरे भारत का भ्रमण करूं, पहले भारत दर्शन करूं, ताकि लोगों की भावनाओं को समझ सकूं। तो ये जो भावनाओं को समझने वाला पार्ट है, दैट वाज एम्पैथी। भारत दर्शन इसीलिए किया ताकि वो एम्पैथाइज कर सकें लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं को समझ सकें। जब चंपारण की बात आई तो वहां जो तीन कथिया सिस्टम था, जिसकी वजह से वहां किसानों को बहुत गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, तो गांधी जी को जब राजरतन शुक्ला जी ने बताया तो गांधी जी को सहानुभूति हुई, उनको सिंपैथी आया चंपारण के किसानों पे कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ठीक, दैट इज कॉल्ड एज सिंपैथी। इस सिंपैथी को एक्चुअलाइज करने के लिए वो खुद गए चंपारण में और चंपारण में जाकर चंपारण सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह करना वाज कंपैशन। आपको क्लियर हो गया तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एथिक्स पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। आपको क्या होना है? आपको एम्पैथेटिक भी होना और आपको कंपैशनेट भी होना है। कंपैशनेट होना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू बीइंग एम्पैथेटिक। ठीक, एम्पैथी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आपको पार्ट ए की क्लासेस में बताया जाएगा। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। गांधी जी के एग्जांपल से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट आइए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक सिविल सेवा अधिकारी हैं और आपके पास एक ओल्ड लेडी आती है पेंशन मांगने के लिए और कहती है कि मेरे पास सारे कागज नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत हो रहे हैं, आई एम मिसिंग सम डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव माई आइडेंटिटी टू गेट पेंशन, बट आई नीड पेंशन मनी अर्जेंटली। और आपसे वो रिक्वेस्ट करती है और आपको देख के लगता है कि इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक, आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये है कि आप इस लेडी को रिटर्न कर दें, कह दें कि अम्मा जी जाइए पहले कागज लेकर आइए, सरकार तो कागज पे चलती है। दूसरा, आप इसको कहिए कि आई विल हेल्प यू,
मतलब हेल्प हर इन ऑब्टेनिंग मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। कि जो कागज नहीं है उनको प्राप्त करने में आपकी मदद कर दूंगा मैं, या अपने लोगों से आपकी मदद करवा दूंगा। कैन हेल्प हर। एक और ऑप्शन ये है कि आप उनको अपने तरफ से सम मनी, कुछ पैसे आप दे दीजिए उनको, प्लस एश्योर ऑल हेल्प, और आप कह दीजिए कि आपके कागज को प्राप्त करने में जो भी सहायता चाहिए वो मैं आपको मुहैया करवाऊंगा, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, अभी आप ये कुछ पैसे रख लीजिए। तो आप देखिए आपके सामने एक बूढ़ी औरत आई पेंशन मांगने के लिए, जो कि उसका अधिकार है। उस बेचारी के पास कुछ कागज नहीं है। अगर आप उसको रिटर्न कर देंगे तो आप उसके हालत को नहीं समझ रहे। यू आर नॉट बीइंग सिंपैथेटिक, यू आर नॉट बीइंग एम्पैथेटिक, यू आर नॉट एट ऑल कंपैशनेट। इफ यू हेल्प हर इन ऑब्टेनिंग मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप एम्पैथेटिक तो हैं, आप उसकी हालत तो समझ रहे हैं, लेकिन उस बेचारी को तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसों की, तो यू आर नॉट बीइंग कंपैशनेट। ऑन द अदर हैंड, इफ यू गिव सम मनी टू हर एंड एश्योर कि आपको ऑल हेल्प मिलेगा, दिस गिविंग सम मनी टू हर इज बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स हर कॉज, इज बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स हर कॉज। कि माता जी आपको अगर तुरंत पैसों की जरूरत है तो मैं आपको अपने खर्चे में से थोड़े पैसे दे सकता हूँ, बाकी आपके पास जो कागज नहीं है उसको प्राप्त करवाने के लिए पूरी सहायता करवाई जाएगी। दिस गिविंग ऑफ मनी, दैट इज कंपैशन, क्योंकि आपको उसकी बुरी हालत पर दया आया और आपने कुछ स्टेप लिया तो उसके हालत को सुधारने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। हम लोगों ने केस स्टडी देखा था कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी से कई सारे लोगों को नौकरी से निकालना है, तो उनको निकालते वक्त आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। उसमें अगर आप खुद अपने तरफ से कुछ पैसे दे सकते हैं उस आदमी को जिसको कि आप नौकरी से निकाल रहे हैं, देन यू आर बीइंग कंपैशनेट। अगर आपकी कंपनी सीवरेंस पैकेज दे दे, एग्जिट पैकेज दे दे, then your company is being compassionate, then your company is being compassionate। ठीक, कंपैशनेट का मतलब यही होता है करुणा भाव। अगर आपके अंदर सिंपैथी की फीलिंग है तो सिर्फ उस फीलिंग को अपने अंदर मत रखिए, आप उस फीलिंग को एक्चुअलाइज करके सामने वाले की बुरी हालत को सुधारने की कोशिश करिए। That is called compassionate. So sympathy is merely a feeling. Actualization of sympathy is compassion, and compassion is very much needed for a civil servant. Okay. आइए next आइए, legal, rational, moral। अब देखिए ये क्या चीज है। जो ब्यूरोक्रेट है उसको लीगली साउंड होना चाहिए, मतलब कभी भी लॉ नहीं तोड़े, कभी भी लॉ को ब्रेक नहीं करें, लॉ को हमेशा फॉलो करें, पर एट द सेम टाइम रैशनल होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल? रैशनल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, बिटवीन व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट इज अनडिजायरेबल। मतलब सोचने की शक्ति रखने वाला दिमाग इज कॉल्ड एज रैशनल। रैशनलिटी, रैशनलिज्म, ये वर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आएगा। एज ऑफ रैशनलिज्म इन यूरोप, एज ऑफ रैशनलिटी इन इंडिया। और फाइनली जो ब्यूरोक्रेट है उसको मोरल भी होना चाहिए। मोरल का मतलब नैतिक, उसका बिहेवियर नैतिकता से भरा होना चाहिए। देखिए इस टर्म का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। जब अंग्रेज आए थे तब उन लोगों ने जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया इंडिया के लिए वो स्ट्रिक्टली लीगल था, उसमें कोई रैशनैलिटी नहीं थी, उसमें कोई मोरालिटी नहीं थी। अंग्रेजों के टाइम पे देयर वाज नो रैशनैलिटी, देयर वाज नो मोरालिटी, सिर्फ लीगल था। ये भाई जो लॉ बना दिया सो बना दिया, हमसे ये ना पूछो कि लॉ सही है या गलत, हमसे ये ना पूछो कि हम नैतिक हैं अनैतिक हैं, क्योंकि अंग्रेजों का पर्पस था भारत को लूटना और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से चलाना कि लोग कभी रिवोल्ट ना कर सके।
बट 1920s के आसपास आपको पता है खिलाफत स्वराज पार्टी बन गई थी, मोतीलाल नेहरू, CR देशमुख एटसेट्रा। तो जो खिलाफत स्वराज पार्टी बनी वो लेजिस्लेचर्स में गई और कुछ इंडियंस, उस टाइम पे भी काफी सारे इंडियंस आने लगे थे इंडियन सिविल सर्विसेज में। तो अंग्रेजों का जो पूरा सिस्टम है उसमें ब्रिटिश एज वेल एज इंडियन कंबाइन होने लगे थे। तो ब्रिटिशर्स का तो वही एम था कि भाई इंडिया को लूटना है, लेकिन जो इंडियंस थे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने रैशनैलिटी के बेसिस पे, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे इंडियंस थे, इन लोगों ने वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न साइंस, एजुकेशन ये सब प्राप्त किया था, तो दे हैड एक्सपोजर टू डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज। तो इन लोगों ने अंग्रेजों के लॉज को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रैशनैलिटी एंड मोरालिटी। ठीक है, तो 1920s के बाद जो सिस्टम बनने लगा इंडिया में, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी थी वो लीगल तो थी, साथ में उसमें रैशनैलिटी भी आने लगी। मोरालिटी अभी भी नहीं थी, क्योंकि आखिरकार बागडोर तो अंग्रेजों के हाथ में ही थी, तो वो जनता की सेवा करने का सिर्फ ढोंग करते थे, जनता की सेवा कभी होती नहीं थी। ओके, सो लीगल था और रैशनल भी होने लगा, क्योंकि अब इस तरह के लॉज बनने लगे जो कि लोगों के तरफ टिल्टेड होते थे, जो कि क्वेश्चनेबल होते थे। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, भारत रत्न भी इनको मिला था कुछ टाइम पहले। है ना, और आपने ऐसे और भी कई सारे नाम सुने होंगे जो कि लेजिस्लेचर में गए, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता वगैरह। ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, ये अंग्रेजों को डिबेट में भी क्वेश्चन कर लेते थे और अंग्रेज कोई जवाब नहीं दे पाते थे, तो दे वर रैशनल पीपल। ठीक है, फाइनली जब आजादी मिल गई यानी आफ्टर 1947, तो जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना वो लीगल तो है, क्योंकि लॉज पे ही बेस्ड है, रूल्स पे ही बेस्ड है। रैशनल भी हुआ, क्योंकि चीजों को क्वेश्चन करने की क्षमता दी गई। आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन सिविल सर्विसेज को एबॉलिश नहीं होने दिया। बहुत प्रेशर था इंडिपेंडेंस के बाद कि ये जो ICS, IPS वगैरह जो सर्विसेज हैं इंडिया में, ये सब तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, हमें अपना कोई नया सिस्टम डिजाइन करना चाहिए। बट सरदार पटेल स्टूड फॉर दिस सर्विस। सरदार पटेल ने ये कहा कि we will not have a united and strong India if we do not have a civil services which has the ability and freedom to speak its mind. सरदार पटेल ने ये कहा कि we shall not have a strong and independent India, united India, unless we have a civil services which has the ability and freedom to speak its mind. मतलब कि हमारा इंडिया तब तक एकजुट नहीं हो सकता, तब तक आजाद नहीं कहलाएगा, जब तक कि हमारे पास एक ऐसी सिविल सेवा की सिस्टम ना हो, ऐसी प्रणाली ना हो जिसमें कि सिविल सेवा अधिकारी के पास अपने तर्कों को बोलने की क्षमता और आजादी दोनों ना हो। तो कोई भी इंसान जिसके पास फ्रीडम होगी बोलने की, he can put forward his rational arguments. He can put forward his rational arguments. ठीक है, और आफ्टर 1947 क्योंकि बागडोर अब हिंदुस्तानियों के हाथों में आ गई, तो ब्यूरोक्रेसी में एक मोरालिटी का इंजेक्शन भी लगा कि अब ब्यूरोक्रेट शुड बी मोरल। अब वो अपने आप को राजा की तरह ना देखें कि भाई हम तो राजा हैं इंडिया के, नो, दे आर द सर्वेंट्स ऑफ पीपल। उनके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, उनके अंदर नैतिकता होनी चाहिए कि हमारा कर्म ही पूजा है और भारत देश के लिए ही कर्म करना है हमें। मैं आपको एक और इसमें एग्जांपल देता हूँ। सरदार पटेल जी की बात कर रहे हैं हम लोग। इन्होंने सिविल सर्विसेज को सेव कर लिया, इन्होंने सिविल सर्विसेज को पुनर्जन्म दे दिया। ठीक है, बट इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम के बाद सरदार पटेल जी का निधन हो गया। इनका जब निधन हुआ तो इनकी जो चिता रखी गई थी उसमें अग्नि देते वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और एग्जैक्ट फ्रेज इसमें नोट करिएगा। इनकी चिता को अग्नि देते वक्त करीब करीब 1500 IAS IPS अधिकारी उस टाइम के इकट्ठा हुए थे।
करीब करीब 1500। बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि इन सभी IAS IPS को पता था कि सरदार पटेल जी ने हमें एक पुनर्जन्म दिया है, अदरवाइज हमारा सिस्टम खत्म होने वाला था। ये लोग जब जमा हुए, इन लोगों ने इनके चिता के सामने शपथ लिया। क्या शपथ लिया? दे कमिटेड complete dedication they committed complete dedication and unremitting zeal in India's service। ये एक बहुत अच्छा एनेक्डोट है आप लोगों के लिए, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं सर्विस मोटिव के लिए। तो क्या हुआ, इन 1500 IAS IPS अधिकारियों ने चिता के सामने शपथ ली कि हम कसम खाते हैं कि भारत की सेवा में हम लोग कभी नहीं थकेंगे और हमेशा पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे। दे कमिटेड कंप्लीट डेडिकेशन एंड अनरेमिटिंग ज़ील इन इंडियाज सर्विस। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आप लोगों के लिए, आप लोग इसका यूज बहुत जगह कर सकते हैं। फाइनली मैं आप लोगों को एक नाम देना चाहता हूं, श्री SR शंकरन, एक्स IAS ऑफिसर। ये जो फ्रेज आप लोग देख रहे हैं, लीगल, रैशनल, मोरल, ये फ्रेज इनका ही दिया गया है। इन्होंने ही क्वाइन किया है इस फ्रेज को, लीगल, रैशनल एंड मोरल। ठीक है, ये इनका ही क्वाइन किया हुआ फ्रेज है। एनीवेज, सो बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, यू आर सपोज्ड टू बी लीगली साउंड, you should follow the rules, you should make people follow the rules, you should also be rational, मतलब you should be able to differentiate between what is right, what is wrong, you should be able to apply your mind, and you should be moral. It means that your action should be grounded in strong morals, your action should be grounded in strong ethics. ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं और आप अपने काम में एक्सेलेंस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। तो इसका मतलब ये है प्रोफेशनलिज्म का, दैट यू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन योर प्रोफेशनल डोमेन एंड यू फॉलो द कोड ऑफ योर प्रोफेशन। हर प्रोफेशन का अपना अपना एक कोड होता है, जैसे डॉक्टर्स का अपना सेपरेट कोड होता है, लॉयर्स का अपना सेपरेट कोड होता है, सिविल सर्वेंट्स का अपना सेपरेट कोड होता है। Do you follow the code of your profession? Professionalism is expected from every civil servant because professionalism means that you are taking your service, you are taking your career very seriously, and civil service is an avocation. मतलब सिविल सर्विसेज में लोग अपनी इच्छा के कारण आते हैं, कोई फोर्स नहीं करता उनको जाने के लिए। अगर आपने सिविल सर्विस का कैरियर अपने लिए चुना है तो आपने अपनी इच्छा से चुना है। सो यू आर अ पर्सन हु इज फॉलोइंग हिज वोकेशन। ठीक है, सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल बी वेरी प्रोफेशनल। आप अपने काम में सीरियस होंगे, आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होंगे, आप में सत्यनिष्ठा होगी, आप में कर्मनिष्ठा होगी और आप एक कर्मयोगी की तरह काम करेंगे। That is what a professional person is all about. That is what professional person is all about. ठीक है, आप लोगों ने भी सुना होगा, अभी एक मिशन कर्मयोगी भी लॉन्च किया है सरकार ने फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। That is to make them more professional in their outlook, to make them more professional in their office procedures, in their work.
ठीक है, राइट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज योर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से आप लोग क्या समझते हैं? रूल ऑफ लॉ का मतलब लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम मतलब जो नियम कानून बना दिए हैं सरकार ने या पार्लियामेंट ने वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। दूसरा, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। लॉ के सामने सभी लोग बराबर है, कोई राजा कोई रंक नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। दैट इज व्हाट रूल ऑफ लॉ इज। नाउ बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड इम्प्लीमेंट द रूल ऑफ लॉ। मतलब आप खुद कभी लॉ नहीं तोड़िएगा, आप खुद कभी कोई लॉ को नहीं तोड़िएगा और आप दूसरों को भी लॉ फॉलो करने के लिए प्रेरणा दीजिएगा, और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उनको फोर्स कीजिएगा लॉ फॉलो करने के लिए। ठीक है, आपका एथिक्स में कोई भी केस स्टडी हो, इफ देयर इज एनी केस स्टडी जिसमें कि कोई लॉ का मेंशन हो या आपको पता हो कि इस चीज के ऊपर तो सरकार ने नियम बना रखा है, डू नॉट एवर ब्रेक दैट लॉ। अपने केस स्टडी में कभी मत लिखिए कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो कि लॉ के अगेंस्ट है। आपके केस स्टडी में कहीं कुछ भी ऐसा लिखा नहीं होना चाहिए जिसको कि पढ़ के लगे कि आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। कभी भी नहीं, नेवर एवर। चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर एवर ब्रेक द लॉ बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द लॉ एंड टू इम्प्लीमेंट द लॉ। और अगर आप ही लॉ को ब्रेक करेंगे वो भी केस स्टडी में लिखने में, तो you will not be getting good marks in examination, neither in personality test. ठीक है, तो never ever break the law, कभी नहीं आपको ब्रेक करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के रिगार्डिंग, कि लॉ कब और कैसे कैसे ब्रेक किया जाता है और इसको एथिकल कब कहा जाएगा। देखिए, गांधी जी का नाम आप लोगों ने सुना है। गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे रूल्स तोड़े जो कि अंग्रेजों ने बनाया था। सबसे फेमस था इनका सॉल्ट लॉ। अंग्रेजों ने नमक का कानून बना करके मोनोपोली रखा था सॉल्ट के ऊपर। गांधी जी इस लॉ को ब्रेक करना चाहते थे। उन्होंने दांडी मार्च किया, दांडी पे गए, समुद्र तट तक गए और फिर जाके नमक को उठा लिया और कहा कि अंग्रेजों का हम नमक का लॉ नहीं मानते। ठीक, तो गांधी जी ने लॉ ऑफ द लैंड को ब्रेक कर दिया। ठीक, क्यों ब्रेक किया? बिकॉज दिस लॉ वाज अनजस्ट। ठीक है, अब आज की डेट में हो सकता है कि आपको कोई नियम कानून जो सरकार ने बनाए हैं आपको लगे ये तो अनजस्ट है। हो सकता है या फिर भी पर्सनल फीलिंग हो कि सीए, एनआरसी या फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट या फार्म लॉ जो लेके आई है सरकार ये अनजस्ट है वगैरह वगैरह। हो सकता है आपके अंदर ये फीलिंग हो, लेकिन अपने अंदर की इस फीलिंग को कभी बाहर नहीं आने देना है। क्यों? गांधी जी ने जो लॉ तोड़ा वो अंग्रेजों का बनाया हुआ लॉ था। एक एक्सटर्नल कॉलोनाइजिंग पावर ने वो लॉ बनाया था। आज की डेट में इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। आज की डेट में जनता ने लॉ बनाया है, भले ही वो सीए का लॉ हो या फार्मर प्रोटेस्ट वाले जो बिल्स हैं वो हो। क्यों? क्योंकि जनता ने संसद को चुना, संसद ने ये नियम बनाया, तो अल्टीमेटली जनता जनार्दन ने ही ये नियम कानून बनाए। तो आज के डेट में यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ, कभी भी नहीं। केस स्टडी हो, यू आर नॉट सपोज टू ब्रेक द लॉ, चाहे जो भी हो जाए, लॉ कभी नहीं ब्रेक कर सकते। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं ग्रीक फिलोसोफर सॉक्रेट्स का। सॉक्रेट्स की फिलॉसफी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इन एथिक्स सेक्शन ए। सॉक्रेट्स की फिलॉसफी में आपको पता होगा कि सॉक्रेट्स को एंड में मार दिया जाता है। ही वाज पनिश्ड, ही वाज फोर्स्ड टू ड्रिंक पॉइजन एज अ पनिशमेंट, बट रादर ही वाज नॉट फोर्स्ड। क्यों? देखिए, सॉक्रेट वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। ही always questioned the Greek sophists on philosophy
King and Sophist thought that Socrates is a dangerous person because he is acting rationally and he is putting questions in front of us. So King and the Sophists wanted him dead, so they sentenced him to die by drinking poison. अब सॉक्रेट्स जो है अपनी पूरी लाइफ इस चीज के लिए लड़ता रहा कि भाई लोगों को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। इसको सजा मिल गई कि जहर पिलाओ इसको और इसको मार दो। ये अपने आप में एक बहुत अनजस्ट चीज है कि कोई अगर आपसे सवाल पूछ रहा है, आपकी फिलॉसफी को क्वेश्चन कर रहा है, तो आप उसको जहर पिलाकर मार दें। सॉक्रेट्स के सामने जहर पीने से पहले ऑप्शन रखा गया था सॉक्रेट्स के शिष्यों के द्वारा कि आपको भगा के ले जाने का रास्ता है, आप बच जाएंगे। बट सॉक्रेट्स ने उस रास्ते को एक्सेप्ट नहीं किया एंड सॉक्रेट्स ड्रैंक द पॉइजन एंड किल्ड हिमसेल्फ। उसने कहा कि ये लॉ ऑफ द लैंड है एंड आई विल फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। इसने फॉलो किया लॉ ऑफ द लैंड को। उसने कहा जो नियम कानून सरकार ने बनाया है मेरे यहाँ पे, मैं उसको फॉलो करूंगा। अगर सरकार कहती जहर पियो तो मैं जहर पीऊंगा। एंड सॉक्रेट्स दस डाइड। ऑन द अदर हैंड, अगर गांधी जी का एग्जाम्पल आप लें, ही वाज सेइंग कि आपका लॉ अनजस्ट है, मैं आपके लॉ को तोड़ता हूं, और डांडी मार्च पे चले गए। तो आप बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आपका काम क्या? आपका काम है टू बी मोर लाइक सॉक्रेट्स एंड टू बी लेस लाइक गांधी जी। क्यों? बिकॉज आज के डेट में डेमोक्रेसी है, यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द रूल ऑफ लॉ। और फाइनली एक पॉइंट और, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ने के बाद क्या किया? गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद कहा कि मुझे अरेस्ट कर लो, आई हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ द लैंड। ये गांधी जी ने खुद कहा था। गांधी जी ने खुद कहा कि मुझे अरेस्ट कर लो, आई हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, तो लॉ ऑफ द लैंड जो है, इट मस्ट ऑलवेज बी सुप्रीम। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपके केस स्टडीज में, चाहे कुछ भी हो जाए। यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स पारदर्शिता। हम लोगों ने इसको डील किया है ट्रांसपेरेंसी को पहले भी, जब ओपननेस के बारे में बात कर रहे थे नोडल कमिटी के वैल्यूज में। ओके, आज की डेट में इंडिया में ट्रांसपेरेंसी इन्फोर्स करने के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? एक है आपका आरटीआई, एक है आपका सिटीजन्स चार्टर, है ना। ट्रांसपेरेंसी क्यों रिक्वायर्ड है? व्हाई इज ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड फॉर अ सिविल सर्वेंट? तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था श्री यू सगायम का, जिन्होंने कि अपने संपत्ति के ब्यौरे को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। व्हाई इज ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड? बिकॉज इफ सिविल सर्वेंट इज ट्रांसपेरेंट इन हिज फंक्शनिंग, तो पब्लिक विल बी पुटिंग ट्रस्ट in that civil servant. Even the system will put trust in that civil servant. और एक बार अगर आपने पब्लिक का और सिस्टम का ट्रस्ट जीत लिया, तो आपके लिए डेवलपमेंट कराना, आपके लिए जो भी काम कराना है अपने जिले में, वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लोग खुद आगे आएंगे। ओके, और ट्रांसपेरेंसी पर केस स्टडीज बन सकते हैं। कुछ आरटीआई के ऊपर केस स्टडीज यूपीएससी ने भी पूछा है पहले, वो भी हम लोग डील करेंगे। ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको 2-3 नाम लिखाना चाहता हूँ। एक है आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट थे पहले, वुडरो विल्सन, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। इन्होंने कहा था कि करप्शन थ्राइव्स एट डार्क प्लेसेस या क्लोज्ड स्पेसेस, एट डार्क स्पेसेस या फिर क्लोज्ड स्पेसेस, एंड अवॉइड्स ओपन प्लेसेस। ओपन प्लेसेस का मतलब जहां ट्रांसपेरेंसी होती है वहां करप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली जेम्स मैडिसन, अनदर अमेरिकन, इन्होंने भी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अनदर अमेरिकन प्रेसिडेंट इज जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था that the world
या द वेरी वर्ड सीक्रेसी इज रिपग्नेंट टू द वर्ड डेमोक्रेसी। मतलब जहां डेमोक्रेसी है वहां सीक्रेसी नहीं हो सकती, और जहां सीक्रेसी है वहां डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो these are some of the popular sayings on the word transparency. ठीक है, these are some of the popular sayings on the word transparency. Next, accountability. Accountability, जवाबदेही, जवाबदारी। हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी को डील कर रखा है when we were discussing न्यूरल कमिटी। वहां से आप सेम चीज को कॉपी कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी मच रिक्वायर्ड ट्रेट फॉर सिविल सर्वेंट। जवाबदारी होनी चाहिए। और आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप डीएम है जहां मिड डे मील पॉइजनिंग हो गई और एक कुक है, तो आप अकाउंटेबल हैं और वो कुक रिस्पॉन्सिबल है पॉइजनिंग के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए, एगैलिटेरियन सोसाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय एगैलिटेरियन सोसाइटी? देखिए, एगैलिटेरियन सोसाइटी इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। एगैलिटेरियन का मतलब होता है जहां सब लोग बराबर हो। ऐसा हो नहीं सकता, बट एज अ सिविल सर्वेंट योर एक्शंस मस्ट ट्राई टू ब्रिज डिवाइड्स एंड गैप्स इन द सोसाइटी। एज अ सिविल सर्वेंट आप जो भी डिसीजन है, जो भी एक्शन लेते हैं, इट शुड बी ड्रिवन बाय द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। जैसे कि आपको पता है कि समाज में छुआछूत, जातिवाद बहुत है। आपको पता है कि समाज में छुआछूत, जातिवाद एटसेट्रा बहुत है। मान लीजिए कि आप जिस जिला के जिलाधिकारी हैं, वहां पे ये सिचुएशन हो गई है कि जो मिड डे मील स्कीम है उसमें अलग अलग जाति के बच्चे साथ बैठ के खाना नहीं खाते। ठीक है, मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो कुक होता है, खाना बनाने वाला या खाना बनाने वाली मिड डे मील स्कीम की, उस कुक की जाति क्या है इसके अकॉर्डिंग ही बच्चे पूछकर खाना खाते हैं कि भाई खाना किसने बनाया। अब ये सारी चीजें बच्चों के दिमाग में कौन डालता है? उनके घर के लोग। अब आप क्या करेंगे इन द सेंस की मतलब जो इस तरह की बातें समाज में है कि छुआछूत है, किसी और जाति के औरत के हाथ से बना हुआ खाना हमें नहीं खाना, वगैरह वगैरह, इस चीज को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आई विल गिव यू नेम ऑफ many IAS officers. For example, Kanwal Tanuj, IAS officer, S. Suhas, etc. इन लोगों ने क्या किया? कुक किसी भी जाति का हो और खासकर अगर सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट का हो, तो उसके हाथ से बना हुआ खाना खुद खाया सभी लोगों के सामने कि देखो हमने खुद खाना खाया है। बच्चे जो होते हैं उनको सबको साथ बिठाकर खाना खिलाया, राइट? क्योंकि डीएम अगर नीचे बैठ के खाना खाने के लिए है, तो किसी के भी माँ बाप ये नहीं कहेंगे बच्चों को कि तुम खाना मत खाओ, सभी लोग कहेंगे खाना खाओ। तो दीज पीपल, कंवल तनुज, एस सुहास और ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं। ये बहुत कॉमन चीज है कि अलग अलग जाति के लोग साथ बैठे खाना नहीं खाते, तो डीएम या एसपी जाते हैं, सभी लोगों को इकट्ठा बिठाए खाना खा के चले जाते हैं। तो दिस इज अ मैसेज फॉर एगैलिटेरियन सोसाइटी कि समाज में जो छुआछूत की जो भावना है उसको दूर करने के लिए हमने ऐसा किया। समाज में जो भावनाएं हैं या धारणाएं हैं छुआछूत को लेकर, जातिवाद को लेकर, उसको दूर किया। तो हेंस वी मूव्ड अ स्टेप क्लोजर टू एगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, मतलब एक ऐसा समाज जो कि अच्छे मूल्यों पर आधारित है, जिसमें सभी लोगों को बराबर का हक मिलेगा। ठीक, तो आपके एक्शन इस तरह के होने चाहिए।
नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज योर करेक्शनल एंड रिफॉर्मेटिव जस्टिस। इसका क्या मतलब है? देखिए, करेक्शनल एंड रिफॉर्मेटिव जस्टिस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है, तो सिर्फ उसको पनिश करने के लिए पनिश मत कीजिए कि जो विक्टिम है उसको खुश करने के लिए क्रिमिनल को पनिश कर रहे हैं, नहीं। आप क्रिमिनल को सुधारने के लिए पनिश कीजिए, उसको चेंज करने के लिए पनिश कीजिए, उसको आप करेक्शनल जस्टिस दीजिए, उसको आप रिफॉर्मेटिव जस्टिस दीजिए कि वो अपने आप को चेंज कर सके, सुधरने का एक मौका दीजिए। दैट इज व्हाट करेक्शनल एंड रिफॉर्मेटिव जस्टिस इज ऑल अबाउट। सुधरने का एक मौका दीजिए। ओके, नेक्स्ट आइए, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस? पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को आप इंक्लूड कीजिए। जो लोग एंड रिसिपिएंट्स हैं सरकार के स्कीम के, उन लोगों को आप इंक्लूड कीजिए। एंड देन दे ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का मतलब कि साझा सरकार चलाया, एक तरह का साझा सरकार चलाया। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सोशल ऑडिट का। मैंने आपको पिछले क्लासेस में एक्सप्लेन भी करा था व्हाट इज सोशल ऑडिट। क्या होता है सोशल ऑडिट में? कि जो लोग एंड रिसिपिएंट हैं मनरेगा स्कीम वगैरह के, उनसे ही ऑडिट करवाइए और उनसे ही कहिए कि आप बताओ कि क्या ये स्कीम इफेक्टिव है या नहीं है, कि क्या ये स्कीम इफेक्टिव है या फिर नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज सोशल ऑडिट। इसमें क्या होता है कि लोग खुद ही अपने ऊपर चलाए जा रहे स्कीम्स का ऑडिट करते हैं और फिर बताते हैं कि ये स्कीम हमारे फायदे की है या नहीं है। सो दैट बिकम्स पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है आपका कलेक्टिंग फीडबैक एंड ग्रीवेंसेस। आप लोगों से फीडबैक लीजिए, आप लोगों के दर्द को समझिए, उनके दुख को सुनिए। जैसे एक कॉन्सेप्ट है जनता दरबार या जन सुनवाई। जन सुनवाई, आपको पता है बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने ये जन सुनवाई कॉन्सेप्ट को फिर से फॉलो करना शुरू किया। ये कोई कॉन्सेप्ट बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी था, लेकिन उन्होंने इसको फिर से फॉलो करना शुरू किया। दिस इज व्हाट पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज योर एथिकल गवर्नेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल गवर्नेंस? मैं आपको सबसे पहले एक होमवर्क दूंगा और ये एक्चुअल में यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। ये आपका एक्चुअली में यूपीएससी का ही क्वेश्चन है और आपको इन तीनों का डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा हिंट भी करता हूँ इसमें कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, गवर्नेंस क्या है ये तो आप लोग डेफिनेशन निकाल लेंगे, ठीक, बट क्या डिफरेंस होता है गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के बीच में, पहले तो वो जानना जरूरी है। गवर्नेंस को अगर गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट करना है, देन इट शुड बी अकाउंटेबल, इट शुड बी रेस्पॉन्सिव, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी इफिशिएंट। ओके, गुड गवर्नेंस इज अ गवर्नेंस जिसमें कि मैक्सिमम लोगों को फायदा मिले, मैक्सिमम लोगों को गवर्नेंस अच्छा लगे, फीडबैक वगैरह कलेक्ट कर लीजिए, ग्रीवेंसेस रिजॉल्व कर दीजिए, इफिशिएंट सिस्टम हो आपका, अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, दैट इज गुड गवर्नेंस। बट क्या गुड गवर्नेंस इज एथिकल गवर्नेंस? दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे लेट अस गो टू जर्मनी बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। जो हिटलर था वहां पे, उसका गवर्नेंस था बहुत इफिशिएंट था, अकाउंटेबल टू जर्मन्स, और जर्मन्स में ओनली दोज पीपल हु वर नॉट ज्यूज। इट वाज इफिशिएंट आल्सो, हाईली इफिशिएंट गवर्नमेंट थी उसकी। उसने जर्मनी को डिप्रेशन से निकाल के बाहर कर दिया। जर्मनी में डिप्रेशन का ज्यादा असर नहीं हुआ,
उसने जर्मनी को बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्री बना दिया। इट वॉज अ गुड गवर्नेंस। बट क्या वो एथिकल गवर्नेंस था? वाज दैट एथिकल गवर्नेंस? नहीं था। व्हाई? बिकॉज उसका जो गवर्नेंस प्रोसेस था, इट वाज नॉट रूटेड इन एथिकल वैल्यूज। ज्यूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, रेशियल सेग्रीगेशन करना, दूसरे कंट्रीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, धोखा देना दूसरी कंट्रीज को, एरिया हड़प लेना, these were not examples of ethical governance. So there is a difference between good governance and ethical governance. ये आपका यूपीएससी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो फाइनली अगर वापस आया पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस पे, तो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस इज अ गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस? ये एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। इज पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस an example of good governance or ethical governance? इसका आंसर ये होगा, it depends upon which people are participating. जैसे मान लीजिए आपको किसी ग्राम पंचायत में जाकर ऑडिट करना है मनरेगा स्कीम का, ठीक? आप जिलाधिकारी हैं और आपने अपने एसडीओ से कहा कि जाओ जाके मनरेगा स्कीम का इस गांव में निरीक्षण करके आओ और पार्टिसिपेटिव रखना प्रोसेस को, ठीक? आपका एसडीओ जाता है, जाके सीधा सरपंच के पास पहुंचता है, सरपंच से फीडबैक लेता है, वापस चला आता है। बहुत कम वक्त में काम हो गया, आपने रिपोर्ट बना के भेज दी ऊपर, रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा अच्छा है। बट क्या आपने, आपके एसडीओ ने ये सोचा कि जिस सरपंच के पास हम गए थे वो क्या सभी गांव के लोगों से इंटरेक्ट करके उसने अपना ओपिनियन दिया? ऐसा भी हो सकता है कि वो सरपंच कोई लेडी हो और एक्चुअली में पंच का पावर उसके हस्बैंड के पास हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो सरपंच खुद सो कॉल्ड हायर कास्ट का हो और उसने जानबूझकर अच्छे डेटा दे दिए हो ताकि लोअर कास्ट के लोग हल्ला ना करें। ये भी हो सकता है कि वो सरपंच खुद ही एक पार्टी हो इन द करप्शन विच गोज ऑन मनरेगा, जहाँ पे कि फेक जॉब्स रोल्स बनते हैं, फेक लोगों के नाम होते हैं मस्टर रोल्स पे। तो ये एग्जाम्पल एक गुड गवर्नेंस का भी नहीं हो सकता और ना ही एथिकल गवर्नेंस का हो सकता है। एथिकल गवर्नेंस तब होता है जब आप सभी लोगों से फीडबैक लेकर आते हैं या एटलीस्ट हर सैंपल ऑफ पीपल से फीडबैक लेकर आते हैं। गुड गवर्नेंस ये तब होता है जब आप सरपंच के अलावा भी और कुछ लोगों से फीडबैक लेकर के आते हैं और सरपंच जो बोल रहा है उसको ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करके आते हैं। तो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में भी कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, मैं आपको पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का एक और एग्जाम्पल देता हूं। अभी ऊपर लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर का, वेरी वेरी पॉपुलर पुलिस ऑफिसर शिवदीप वमन लांडे। पहले तो ये बिहार कैडर में थे, उसके बाद महाराष्ट्र कैडर चले गए। ही वॉज एसपी ऑफ पटना, द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। इनके बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। ईव टीजिंग, दिस वाज अ प्रॉब्लम इन द सिटी ऑफ पटना, स्पेशली इन कॉलेजेस। शिवदीप वमन लांडे वांटेड टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना फोन नंबर ही दे दिया लोगों को और कहा कि अगर आप कहीं पे भी ईव टीजिंग का माहौल देखते हैं या आपको लगता है कहाँ कहाँ पे ईव टीजिंग हो रही है, मुझे बताओ। आई विल पर्सनली कम देयर एंड इंश्योर दैट कि जो लड़के ईव टीजिंग करते हैं उनको पनिशमेंट मिले। एंड इट रियली वर्कड। लोगों ने इनको फोन करके, इनको व्हाट्सएप करके बुलाना शुरू किया एंड ही वाज रेडली अवेलेबल। वो ऐसी बहुत सारी जगहों पे पहुंचे, जो लोग पकड़े गए उनका एग्जाम्पल भी सेट कर दिया और इस तरह से ईव टीजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि समाज ये चाहती है कि इस तरह की इविल्स, इस तरह की बुरी चीजें समाज में ना हो, ईव टीजिंग जैसी बुरी चीजें समाज में ना हो। तो समाज ने खुद ही हेल्प करा सरकार की
जब सरकार ने ये मौका दिया कि मुझे हेल्प करके बताओ कि कहाँ कहाँ पे होती है ये प्रॉब्लम, एंड आई विल हेल्प यू इन कंट्रोलिंग दिस इविल, so both of them participated, that is the IPS officer, which is the government, and common people, which are the masses. Both of them participated, and thus this evil was controlled. This is an example of participative governance. और ऐसे बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर हैं इंडिया में जो कि फ्रीक्वेंटली व्हाट्सएप के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली लोगों से, सीधा उनसे पूछते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे ग्रीवेंसेस सुनते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मंगाते हैं और उसके ऊपर एक्ट करते हैं. दैट इज अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस. आज की डेट में कई सारे IAS IPS अधिकारियों के फोन नंबर वेबसाइट पे, सरकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि आप सीधा इनको फोन करके अपना कंप्लेन बता सकते हैं. दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस. ओके, नेक्स्ट इज योर इनोवेशन. दिस इज probably the most important trait or value as on date for a civil servant. You must be innovative. You must be innovative. I'll give you one question. Tell me the difference between invention, discovery, and innovation. इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, इनोवेशन का मतलब होता है नव प्रवर्तन. इनोवेशन इज बेसिकली अ न्यू वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग. इट इज सर्टेनली एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बट अ न्यू वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग व्हिच इज बेटर देन द प्रीवियस वे. दैट इज इनोवेशन. एज अ सिविल सर्वेंट यू मस्ट बी हाईली इनोवेटिव, और आपकी इनोवेटिवनेस को ही चेक किया जाता है कई बार इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में. जैसे आप एसए में कैसे एग्जांपल्स लेते हैं, आप अपने आंसर्स को जीएस मेंस पेपर में कैसे लिखते हैं, केस स्टडीज में आपका क्या अप्रोच होता है, और पर्सनालिटी टेस्ट में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. ऑल दिस थिंग्स आर टेस्टेड आल्सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनोवेशन, कि आप कितने इनोवेटिव हैं. और आज की डेट में, आज के वक्त में टेक्नोलॉजी जो इतना डीप घुस गया एडमिनिस्ट्रेशन में, तो देयर आर मेनी 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 वेज ऑफ बीइंग इनोवेटिव जो पहले कभी किसी के पास नहीं था. आज के डेट में इनोवेशन के आपको इतने सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे दैट यू टू विल बी सरप्राइज्ड. एनीवेज, मैं आपको एक चीज यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली. इनोवेशन के एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ अभी, बट आप एक काम और करिए. नीति आयोग की साइट पे जाइए. नीति आयोग की साइट पे जाइए. यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक कंपाइलेशन है. बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक कंपाइलेशन डॉक्यूमेंट है. आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जितने प्रैक्टिसेस दे रखे हैं उन सभी का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं आपको बना के दे दूंगा, बट अगेन आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आपको ज्यादा काम आएंगे. करीब 2-3 साल पहले आया था ये, हो सकता है अभी रिसेंटली कोई नया भी आ गया हो, बट यू विल फाइंड नीति आयोग कंपाइलेशन फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस इंडिया. आपको इंडिया के हर कोने कोने से बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे. एनीवेज, आइए इनोवेशन में कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको. आप लोगों को मैंने बताया था मिस्टर प्रशांत नायर के बारे में, कलेक्टर ब्रो, इनोवेटिव आइडियाज. कैसे? जैसे कि लेक साफ करवानी है तो लोगों को फ्री बिरयानी दे दो. ठीक, लोगों के पास जो पुराने कपड़े होते हैं वो कपड़े लोग फेंके नहीं, बल्कि जाके किसी रेस्टोरेंट में दान दे दें और बदले में फ्री बिरयानी ले लें, तो वो कपड़े फिर गरीबों को मिल जाएंगे. इनोवेटिव आइडिया, राइट? आप लोगों ने इनका नाम सुना है, रितु माहेश्वरी, IAS ऑफिसर ऑफ यूपी कैडर. इन्होंने क्या किया, कानपुर शहर में बिजली की चोरी बहुत ज्यादा हो रही थी. बिजली की चोरी बचाने के लिए इन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स इंस्टॉल करवा दिए. जबकि ये खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, इन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स इंस्टॉल करा दिए. गुड एग्जांपल ऑफ इनोवेशन.
आपका प्रोजेक्ट उन्नयन बांका वाला एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन। सौरभ कुमार, आईएएस ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ कैडर। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस वक्त पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई लेस कैश ट्रांजैक्शंस कैसे हो, कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैसे हो। तो ये इनके जिले में एक गांव है, उस गांव में मोबाइल नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ता, तो अब कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे हो। एंड सौरभ कुमार वांटेड कि कैशलेस ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इन्होंने क्या इनोवेटिव आइडिया लिया, इन्होंने एसआर वोडाफोन नाम की कंपनी को कांटेक्ट किया। वो कंपनी अपने सीएसआर एक्टिविटी के तहत, एसआर वोडाफोन जो आज की डेट में सिर्फ वोडाफोन बची है, इन्होंने इससे कांटेक्ट किया और इस कंपनी ने ऑप्टिकल फाइबर केबल दे दिया फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी अंडर इट सीएसआर प्रोजेक्ट। और इस कंपनी ने और सौरभ कुमार जी ने मिलकर के वहां गांव में लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। उन्होंने पहले चिल्ड्रन को पकड़ा, क्योंकि बच्चों को ट्रेन करना आसान होता है। चिल्ड्रन ने जाके अपने पेरेंट्स को ट्रेन किया और पेरेंट्स ने फिर ऑल एल्डर लोगों को ट्रेन किया हाउ टू डू लेस कैश ट्रांजैक्शन। अगेन एन इनोवेटिव अप्रोच। श्री ओपी चौधरी, आईएएस ऑफिसर और एक्स आईएएस ऑफिसर, अब तो रिजाइन कर दिया है। श्री ओपी चौधरी, आईएएस ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ कैडर। इनके बारे में भी आपको नीति आयोग के कंपारिजन डॉक्यूमेंट में मिलेगा। पोर्टा केबिन स्कूल्स क्या होते हैं। नक्सलियों का प्रभाव काफी ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। जिस इलाके में श्री ओपी चौधरी जी पोस्टेड थे, वहां पे नक्सलियों ने बार बार स्कूल्स को तोड़ दिया। जब भी कोई स्कूल बने, स्कूल को तोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि नक्सलियों का ये कहना था कि ये जमीन गांव के लोगों की है, जनता की जमीन है, इस पे ईंट का बना हुआ कोई भी चीज हम टिकने नहीं देंगे। नथिंग शुड बी मेड आउट ऑफ ब्रिक्स। अब प्रॉब्लम ये कि स्कूल की जरूरत तो है जनता को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, ईंट का इस्तेमाल करने नहीं दें ये लोग, तो क्या करें। तो बीच का रास्ता ये निकाला गया कि पोर्टा केबिन नाम का एक मटेरियल होता है, इससे स्कूल्स को बना दो। अगेन एन एग्जांपल ऑफ इनोवेशन। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनोवेशन। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। You need not memorize all. You should be able to recall 2-3 examples for each and every character. Vision. Vision का मतलब क्या होता है? Foresightedness. आप में आगे देखने की क्षमता होनी चाहिए। Vision का मतलब होता है foresightedness, आगे देखने की क्षमता। It is required for a leader. A leader should be visionary. ठीक है, ज्यादा कुछ बोलने की इसमें जरूरत नहीं। ऑलरेडी नो व्हाट विजन इज। एग्जांपल क्या होगा? हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, विजनरी पर्सन। एजुकेशन में, स्टील इंडस्ट्री में, डैम्स में इन्वेस्ट किया हैवीली। ठीक, गुड एग्जांपल ऑफ विजन। लेट श्री एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अगेन अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ विजन। इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर एटसेट्रा। इन्होंने कहा कि इंडिया को कैसे आप डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं टिल 2020। आपको किन 5 सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। यू कैन से होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री। सतीश धवन, विजनरी। विक्रम साराभाई, विजनरी। सो विजनरी लोग मींस पीपल हु आर हैविंग फोरसाइट। जैसे होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत पहले ही डिजाइन कर दिया था। इनको पता था कि इंडिया के लिए न्यूक्लियर पावर रिक्वायर्ड है और इंडिया के पास यूरेनियम नहीं है बल्कि थोरियम ज्यादा है। तो इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे होना चाहिए, उन्होंने अगले कई सदियों के लिए डिजाइन कर दिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट बिकॉज ऑफ हिज ओन विजन। आज इंडिया इनके प्लान को इम्प्लीमेंट करना तो चाह रहा है बट थोड़ा स्लो पेस है अभी। क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज? क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज का मतलब होता है आप लोगों से आइडियाज मांग लें, आप लोगों को बुला करके पूछ लें
कि आपके क्या आइडियाज है, व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक। मान लीजिए आपको अपने जिला में कोई काम कराना है, आपको अपने जिले में जो काम कराना है उसके लिए लोगों से एक बार पूछिए कि आपको क्या लगता है इस काम को कैसे कराया जाए, क्योंकि जो लोग हैं वो काफी टाइम से वहीं पे रह रहे हैं, दे विल बी हैविंग मोर आइडिया ऑफ थिंग्स देन यू हु जस्ट पोस्टेड देयर एज अ टीएम। ठीक है, तो क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज, इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, again an IAS officer of Manipur cadre. He himself is from Nagaland. He is posted there in Manipur. He is himself posted there in Manipur. हुआ क्या वहां पे मणिपुर में, रोड्स की बहुत प्रॉब्लम है। रोड जो है अक्सर बारिश वगैरह में धुल जाते हैं, कच्चे रोड होते हैं, और वहां सरकार के पास भी इतने पैसे नहीं कि रोड बनाने के लिए अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद अपने ऊपर लिया जिम्मेदारी कि हम रोड बनवाएंगे। कैसे, और बहुत अच्छा एग्जांपल है क्राउड सोर्सिंग का। इन्होंने क्या किया कि लोगों से कहा, इन्होंने ये किया, इन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग आगे आइए और आप लोग कंट्रीब्यूट करिए इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज लेबर, क्योंकि ये रोड आप ही लोगों के लिए है, सरकार आप ही लोगों के लिए है। सरकार से अगर नहीं सकते तो क्या हुआ, हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। सो पीपल केम फॉरवर्ड, people came forward, they contributed money, they contributed labor, they contributed food to each other, और सबने मिल करके, and this IS officer himself also, इन्होंने भी physically work किया, and they made a road which is now today known as People's Road in Manipur. This is again a very good example of leadership, crowdsourcing of ideas, visionary skills, and participative governance as well. ठीक है, next is your vigilance. What do you mean by vigilance? What do you mean by vigilance? Vigilance का मतलब ये होता है you are always vigil. You are always vigil, alert, so that nothing bad happens. कुछ खराब ना हो, आप पहले से कॉशियस रहिए, ऑलवेज बी प्रिकॉशनरी। दैट इज व्हाट यू मीन बाय विजिलेंस। देखिए होता क्या है कि व्हेन यू आर पोस्टेड, तो आपके नीचे कई सारे लोग होते हैं, आपके नीचे कई सारे लोग होते हैं, और अलग अलग कैरेक्टर के लोग होते हैं। उसमें से हो सकता है कई सारे लोग करप्ट भी हो, बट क्योंकि आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होंगे या हेड ऑफ द ऑफिस होंगे, तो आपको उस ऑफिस को चलाना है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके नीचे के लोग आपको धोखा न दें, जनता को धोखा न दें। तो आपको विजिलेंस मेंटेन करके रखना है, ऑलवेज बी विजिल, ऑलवेज बी विजिल। जैसे एक बहुत क्लासिक केस स्टडी है ब्यूरोक्रेसी के लिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है और आपको किसी एक बंदे को हायर करना है। ठीक, आपके पास एक ए है और एक बी नाम के दो लोग। ए जो है ये करप्ट है एक नंबर का, बट हाईली इफिशिएंट है और इस इमरजेंसी सिचुएशन को संभाल सकता है। बी जो है ये बहुत ही ऑनेस्ट है, लेकिन उतना इनएफिशिएंट नहीं है, ही इज स्लाइटली इनएफिशिएंट। आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है और बहुत इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, आप किसको चुनेंगे? बहुत लोग कहेंगे कि बी को चुनेंगे, वो ऑनेस्ट है, इनएफिशिएंट है, तो क्या वो एफिशिएंसी सीख जाएगा? बट गलत जवाब। सरकार में जब इमरजेंसी हो तो जो भी पर्सन उस इमरजेंसी को सॉल्व कर सकता है उसी को चुना करिए। अगर वो करप्ट है तो इस पर्सन को अपने नीचे रखिए और इसके ऊपर विजिलेंस रखे रहिए कि जहां तुमने गलती करी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जो काम है वो काम तुम्हें करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू मीन व्हेन यू से कि विजिलेंस मेंटेन करके रखना है। विजिलेंस से
एक क्लोजली रिलेटेड टर्म होता है विसल ब्लोअर का। You know what is a whistleblower? Whistleblower is a person who will raise his voice or complain to other people outside organization if whistleblower is able to find something wrong going in his organization. इसे मान लीजिए कि आप जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था इन द फर्स्ट केस, या आप एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जिसकी पोस्टिंग रोड मंत्रालय में है, ठीक है, जिसकी पोस्टिंग रोड मंत्रालय में है, और आप चाहते हैं टेंडर करके कॉन्ट्रैक्ट देना, लेकिन मंत्री कह रहा है मुझसे एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो ये गलत काम हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपके पास जो ऑप्शंस थे उसमें से एक ऑप्शन था यू विल ब्लो विसल, मतलब आप अलर्ट कर देंगे विजिलेंस सेक्शन को, सीवीसी को, कि मेरे यहाँ पे करप्शन का काम हो सकता है कि हो रहा हो। दैट इज व्हाट अ विसल ब्लोअर इज। विसल ब्लोअर के मैं आपको 3 बहुत शानदार एग्जांपल देता हूँ। एक है संजीव चतुर्वेदी, इनका भी ट्रांसफर 20-25 बार हो चुका है सर्विस में। ही इज एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, ठीक है, ही इज एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी, नोन एज अ विसल ब्लोअर। ठीक, दिनेश ठाकुर रैनबैक्सी कंपनी के विसल ब्लोअर है। ये रैनबैक्सी कंपनी में काम करते थे, बाद में तो कंपनी उनको निकाल ही दिया क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनी में जो गलत काम हो रहा था उसके अगेंस्ट आवाज उठा दी और बाहर सरकार को कंप्लेन कर दी। और एक और एग्जांपल जो आपको मैं दे चुका हूँ, सत्येंद्र नाथ दुबे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, NHAI, करप्शन, और बाद में इनको मार दिया गया। These are examples of whistleblower. ठीक है, this is also about maintaining vigilance. राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क। राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि आप जनता को उनके अधिकारों की पूर्ति करेंगे। जनता के अधिकार कौन से होते हैं? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जनता के अधिकार नहीं है। आज की डेट में देयर आर मेनी अदर राइट्स व्हिच हैव बीन गिवन टू पीपल। देखिए, एक आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल होता है, इसको हम लोग एथिक्स पार्ट ए में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये मान लिया जाता है कि जो समाज है, सोसाइटी या पीपल, और एक तरफ है आपका स्टेट या सरकार। समाज ने अपने कुछ राइट्स कुर्बान करके स्टेट को सरेंडर कर दिए हैं और बाकी राइट्स अपने पास रखे हैं, और स्टेट का काम है इस समाज को प्रोटेक्शन देना और बाकी राइट्स के फुलफिलमेंट करने के लिए सर्विसेज देना। तो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। थॉमस हॉब्स नाम के एक इंसान से इसका रिलेशन है, वो भी आएगा आगे जब सेक्शन ए पढ़ेंगे तब। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आजादी से लेकर मनरेगा या राइट टू फूड तक जितने भी सरकार के स्कीम्स चले हैं उसको आप 3 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। एक थे सप्लाई ड्रिवन स्कीम्स, एक थे डिमांड ड्रिवन स्कीम्स, और एक है आपके राइट्स बेस्ड स्कीम्स। ठीक है, अब देखिए, शुरू में इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद सप्लाई ड्रिवन स्कीम्स थे, मतलब लोग जो है वो क्या डिमांड कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं, सरकार आपको ये सारी चीजें दे रही है, आप लोगों को लेना है तो लो। मतलब स्टेट की तरफ से स्कीम्स की सप्लाई हो रही है टू पीपल, सर्विसेज की सप्लाई हो रही है टू पीपल, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ड्रिवन। ये काफी टाइम तक चला। उसके बाद आया आपका डिमांड ड्रिवन मॉडल, कि
पीपल जो है, जो लोग हैं, ये पहले डिमांड करेंगे स्टेट से कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, उसके बाद स्टेट इन लोगों को सर्विसेज या स्कीम्स सप्लाई करेगा। मतलब पहले डिमांड आएगा तो ही सप्लाई करेंगे। लेकिन इस मॉडल में कुछ खामियां हैं। तो फाइनली आया आपका राइट्स बेस्ड स्कीम्स। नाउ व्हाट इज योर राइट्स बेस्ड स्कीम्स? राइट्स बेस्ड स्कीम्स का मतलब कि अब लोग जो है, पीपल, इनको आपने अधिकार दे दिया है लीगली, इनके पास कुछ लीगल राइट्स है, ठीक है, और इसकी पूर्ति के लिए स्टेट जो है वो सर्विसेज देगी, लीगल राइट्स है। जैसे मनरेगा जो है उसमें आपको राइट टू वर्क मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें आपको राइट टू फूड मिलता है। नो दीज आर द लीगल राइट्स फॉर पीपल, उनका अधिकार है, उस अधिकार को पूरा करना है। होता क्या है कि जैसे ही आप कहेंगे कि पीपल आर हैविंग सम राइट्स, इट मींस दैट स्टेट इज हैविंग ड्यूटी टू फुलफिल दीज राइट्स। उसका मतलब कि स्टेट इज हैविंग ड्यूटी टू फुलफिल दीज राइट्स। तो अगर लोगों के पास राइट्स हैं तो स्टेट के पास ड्यूटी है। जहां पे भी राइट्स होगा ड्यूटी होगा, जहां ड्यूटी है वहां पे राइट्स होगा। तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक राइट है, जनाधिकार, सूचना का जनाधिकार एक अधिकार है लोगों का। इसकी पूर्ति के लिए आपके ऊपर ड्यूटी है कि आपको 30 दिन के अंदर जवाब देना है लोगों को, ठीक है। So being a civil servant, you have to always take care of the rights of the people and whether they are fulfilled or not. If they are not fulfilled, they can drag you to court also. Or at least you will yourself be having a guilty conscience that I did not fulfill the rights of people. Okay? Right. Next is your self-certification. देखिए self certification जो है, it is not as such, a bureaucratic value. It is more of a practice. It is more of an administrative practice. मैंने इसको इस लिस्ट में यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडीज में काम आएगा। देखिए सेल्फ सर्टिफिकेशन क्या होता है। देखिए सरकार जो है वो किसी भी चीज के लिए कई सारे मापदंड बनाती है, कई सारे स्टैंडर्ड्स बनाती है ना। तो जो मापदंड बनाती है उस स्टैंडर्ड्स को प्राइवेट कंपनीज या सप्लायर वगैरह मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके लिए सरकार अपना एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बनाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप पीडीएस सप्लायर्स जितने हैं आपके जिले में, आप उन सब का ऑडिट करना चाहते हैं कि भाई ये लोग जो सप्लाई कर रहे हैं आटा, चावल, दाल, गेहूं वगैरह, इसकी क्वालिटी अच्छी है या खराब है। यानी जो क्वालिटी सरकार ने बता के रखी होगी कि भाई गेहूं में इतना ही मॉइस्चर होना चाहिए, चावल का वेट इतना होना चाहिए, जूट के बैग्स में पैक करके दो, वगैरह वगैरह, ये सारे स्टैंडर्ड्स ये सारे के सारे पीडीएस सप्लायर्स मीट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब अगर आप हर पीडीएस सप्लायर के गोडाउन को जाके ऑडिट करें तो आपका पूरा करियर उसी में निकल जाएगा। इतना आप ऑडिट अकेले कर नहीं सकते। सरकार में हमेशा वर्कफोर्स की शॉर्टेज होती है। तो आप क्या करेंगे, आप सारे सप्लायर्स को बोलेंगे कि आप सभी लोग लिखित में एफिडेविट दे दो मेरे को, आप लोग खुद ही सेल्फ सर्टिफाई कर दो कि हाँ जो नियम कानून सरकार ने बनाए हैं, जो स्टैंडर्ड सरकार ने बनाए हैं, वी मीट देम, ताकि आगे चल के कोई अगर उसमें गलती पकड़ी जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उस पीडीएस सप्लायर की होगी। तुमने झूठा एफिडेविट सरकार के सामने पेश किया। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ सर्टिफिकेशन। दिस इज नॉट अ वैल्यू एज सच, इट इज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस which you can use in your real life when you become IAS, IPS officers, or you can also use in your case studies for now. Last is courage. What do you mean by courage? Courage is the golden mean between cowardice and recklessness. ठीक, courage is one of the cardinal values prescribed by Aristotle. Aristotle के 4 cardinal values हैं: prudence, courage, temperance and justice. ये पढ़ेंगे आप
लोग एथिक्स केस ए में, सॉरी पार्ट ए में। ओके, करेज के और भी कई सारे सिनोनिम होते हैं। यू कैन कॉल इट मोरल कन्विक्शन, यू कैन कॉल इट फोर्टिट्यूड, राइट। करेज होना बहुत जरूरी है सिविल सर्वेंट में। क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट हैज टू फेस मेनी चैलेंजेस इन हिज करियर। आईपीएस ऑफिसर में तो खासकर और भी ज्यादा करेज होना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू फेस फिजिकल चैलेंजेस आल्सो। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर करेज इज संयुक्ता पराशर, IPS officer of Assam cadre. She has single-handedly destroyed many terror outfits in Assam. इनके नाम सुन के ही कई टेररिस्ट के पसीने छूट जाते हैं। She is an encounter specialist also. Sorry to use that term, but it is the common parlance term. She is a highly decorated IPS officer of Assam, known for taking a very tough stand on terrorism and militant outfits. Okay, so students, this brings us to the end of our class. In today's class, we looked at various other values which are required to be in a civil servant. Apart from the Nolan Committee values, I gave you many examples also. कई सारे उदाहरण दिए गए आपको। आप और भी उदाहरण को जमा कर सकते हैं। For that, I have told you to go to नीति आयोग's Best Administrative Practices compilation.